आम चुनाव में ताकत बढ़ने के बाद विपक्ष 24 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले ही सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंडिया ब्लॉक की रणनीति सामूहिक ताकत दिखाने की है। फोकस 3 मुद्दों नीट, अग्निवीर योजना और एग्जिट पोल से शेयर बाजार में उथल पुथल से करोड़ों रुपए इधर से उधर होने पर रहेगा। इन तीनों मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर है। भाजपा के सहयोगी दल भी नीट और अग्निवीर को लेकर अलग खड़े दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष को पूरी तरह साथ लेकर चलने की रणनीति बनाएगी। मोदी सरकार लोकसभा में घटी हुई ताकत को देखते हुए विपक्षी दल नीट और अग्निवीर जैसे मामलों से उपजे जनाक्रोश को जोर शोर से सदन में प्रकट करना चाहते हैं। वहीं भाजपा और उनके सहयोगी दल सदन में सकारात्मक चर्चा को लेकर माहौल बनाने के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर पर हमसे बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि अब लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है और जो खास बात है नीट को लेकर, अग्निवीर को लेकर और शेयर बाजार से संबंधित भी जो मामले हैं, जो एग्जिट पोल को लेकर जो शेयर बाजार में हेर फेर की बात चल रही है, उन तीनों मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। इस रणनीति से निपटने के लिए सरकार को आखिर क्या करना चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, विपक्ष का अपना काम रणनीति बना रही है, उनको पार्लियामेंट में सरकार को करना है। सरकार पहले भी इन मुद्दों को फेस करती रही है, आगे भी फेस करती रही है। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि 1984 में कांग्रेस को जो पूर्ण बहुमत मिला था, उसके बाद से आज तक कभी भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। पिछले 10 साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और इस बार भी उनके पास 242 सीटें हैं। तो सरकार के दायित्व है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे। हाँ, विपक्ष उसको और अच्छे से उठाएगा तो विपक्ष को भी जनता ने इतनी सीटें देके इसीलिए तो उनके भेजा है कि वो उनके मुद्दों को उठाए और सरकार से उनका जवाब ले। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नीट जैसी परीक्षा वगैरह पे सरकार को कुछ ठोस कदम प्रदेश और देश की सरकार को उठाए, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और साथ ही उनके माता पिता भी जो इससे जुड़े रहते हैं उन सबके भविष्य से भी ये जुड़ा है, क्योंकि ये सबको परेशान करने की घटना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि नीट और अग्निवीर को लेकर जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी सरकार के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी सरकार है, एक तरह से कहा जा सकता है, तो उसके सामने अब क्या रणनीति, इनके सामने ये क्या रणनीति अपना सकते हैं? देवेंद्र जी, देखिए सरकार के संग कौन से दल है या नहीं है, ये 26 को आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा जब स्पीकर का चुनाव होगा। अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो वहां से पोजीशन क्लियर हो जाएगी। बाकी भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इस टाइप के और भी मुद्दे आगे आते रहेंगे। पक्षों से समय समय पर उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सरकार उनका कोई संपूर्ण हल निकाले। अग्निवीर योजना पे अगर सरकार उसे रिकंसिडर करती है, सरकार अपनी वर्किंग करती है, सरकार को अपने पक्ष की पार्टी और विरोधी पार्टियों के सेंटिमेंट्स को देते हुए उन्हें ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है सरकार इस पर जरूर ध्यान रखेगी। और नीट पे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी एक बड़ा कानून आएगा कि इस तरीके की घटनाएं बार बार ना हो। जी, नीट को लेकर के तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अग्निवीर को लेकर के जो सरकार है वो घिरती हुई देखी जा रही है कि हाँ, हो सकता है कि सदन में वो घिरे। ऐसे में सरकार के सामने रास्ते क्या होंगे? जैसे हम लोग अग्निवीर का डिस्कशन करते हैं, अग्निवीर कोई आज की योजना आई हुई नहीं है। आपने देखा होगा इस बार भी जहां से बहुत ज्यादा जवान जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह जैसी जगह में वहाँ भाजपा 5 में से 5 सीटें जीतती है। इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट उसका मुझे नहीं लगता दिख रहा है। अब इलेक्शन में भी भाजपा की सरकार पाई थी, लेकिन वोट परसेंटेज 2% से ज्यादा का फर्क नहीं था। फिर भी अगर तैयार के सहयोगी दलों की ये डिमांड आएगी तो मुझे लगता है इसको स्टडी करेगी कि देखेंगे पॉलिसी में क्या डिसीजन होते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि भावनाओं का सम्मान हो और हम एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे कि देखिए देश में विपक्ष कुछ बहुत चाहता है, जनता की आवाज है तो सरकार को उसे सुनना चाहिए और सरकार उसे सुन के
अपना करके कुछ नए तत्व लाए कि क्या इस योजना में कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं, एक चीज तो देखने को मिली है पूरे चुनाव के दौरान, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, इसमें विपक्ष ने अग्निवीर योजना की बातें लगातार उठाती रही है, लेकिन अग्निवीर योजना पर जो सरकार है यानी कि बीजेपी है और उसके सहयोगी दल है, इन्होंने कोई भी अपना मुंह नहीं खोला। तो हमें लगता, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार इस योजना को अपने अंदर ही थोड़ी सी कुछ कमी महसूस कर रही है कि हाँ कुछ कमी रह गई है? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा, मध्य प्रदेश देखेंगे तो नहीं लगेगा, उड़ीसा लगेगा। इसलिए कि हमें सरकार ने इस पॉलिसी को क्यों बनाया, सरकार जनता की डिमांड पर ध्यान रखेगी और अगर कोई बदलाव होगा तो जरूर, क्योंकि आप देखिए अगर नतीजों से आप इसका आकलन करेंगे कि योजना अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि 1984 के बाद कांग्रेस विपक्ष कभी भी 206 अपने दम पे आज तक नहीं पा पाया। कि लोगों के हारने के कहते हैं के कारण भी 240 सीटों से ऊपर ले आई है, तो हमें जनता की जनादेश को हमेशा करना चाहिए। आखिरी में सब कुछ जनता पे ही निर्भर करता है और अगर जनता ने अभी आप लोगों ध्यान उचित कदम होंगे वो उठाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जो लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकती है। अब देखना होगा कि सरकार क्या रणनीति बनाती है इनसे निपटने के लिए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जिसका ईडी ने विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा है कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि कल 7 घंटे अपनी बात रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट से आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जमानत मिली है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के वेकेशनल बेंच ने यह कहा है कि जब तक इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती रहेगी तब तक इन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत देती, उस फैसले को रोक दिया है और कहा है कि यह प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। यानी कि जेल से निकलने की उनकी जो कवायदें थीं, वो कवायदें अभी सफल होती नहीं दिख रही हैं। तो लगातार जो दिल्ली शराब नीति केस है, इस केस में केजरीवाल जिस तरह से जेल में हैं, अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ सकता है। यानी कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती दिल्ली हाई कोर्ट में, तब तक उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और जो बात राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, यह जमानत अप्रभावी रहेगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा जब तक कि हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। के विश्वदेव राय जी, दिल्ली शराब नीति केस और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनका जेल जाना, राउज एवेन्यू कोर्ट 20 जून का फैसला, उन्हें जमानत मिलना और फिर हाई कोर्ट का उसे प्रभावहीन बताना कि जब तक सुनवाई होगी तब तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। क्या कुछ कहता है यह घटनाक्रम?
देवेंद्र जी देखिए, कोर्ट हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है इस पूरे मामले की। हुआ क्या है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब जो थी उन्होंने बेल ग्रांट कर दी अरविंद केजरीवाल जी को। उन्होंने कहा कि शराब नीति केस में जो उन्होंने तथ्य जो देखे ये कहीं सीबीआई के एफआईआर वगैरह में कहीं नाम नहीं है अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में, और ईसीआईआर के में भी कोई नाम नहीं है अरविंद केजरीवाल का, तो इसी बिना पे उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। एक तथ्य गौर करना पड़ेगा कि दिल्ली सुप्रीम जब इलेक्शन चल रहे थे तब भी कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने इस इलेक्शन कैंपेन कर सके अरविंद केजरीवाल, इसलिए उनको बेल दे दी थी 2 तारीख तक की। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल साहब के वकील हैं, वो जिरा कर रहे थे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कई यही सारे पॉइंटर्स रखे कि कोर्ट ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा। ईडी की अपील ये थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब ने जब आदेश दिया बेल के लिए तो उन्होंने तथ्य सुने नहीं, हमारे तथ्यों की को समझा नहीं, और बिना प्रभाव के उन्होंने बेल दे दी। तो इसी बात पर हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने एक बात कही कि ये पेज देख लीजिए, पेज नंबर 12 देख लीजिए, इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि कोर्ट ने आपका संज्ञान लिया ईडी की बातों का, और ये सब चीजें हाईकोर्ट ने इस समय रिजर्व कर दिया है ऑर्डर, ये कहते हुए कि जब तक हम ये सुनवाई चल रही है तब तक अरविंद केजरीवाल साहब को बेल पे छोड़ा नहीं जाएगा। 1 लाख के मुचलके पे बेल होनी थी, सारी तैयारियां हो गई थी। अब कोर्ट का रुख देखना पड़ेगा हाईकोर्ट का कि वो क्या फैसला करती है, लेकिन मुझे लगता है इस बेल ग्रांट हो जानी चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट में जो भी तथ्य रखे गए हैं उस हिसाब से पूरा ऑर्डर जजमेंट का दिया गया है, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन ये चीज जो यहाँ पर कहा गया है कि 7 घंटे इन्होंने अपनी बात तो रखी है, ऐसा कहा है केजरीवाल के वकील ने कि ईडी के जो भी अधिवक्ता थे उन्होंने 7 घंटे अपनी बात तो रखी है, लेकिन यहाँ हाईकोर्ट में आकर ये कहना कि हमारी सुनी ही नहीं गई है, तो क्या मतलब 7 दिन अपना सुनाना चाहते थे अपनी बातें? क्या मतलब है इसका? देवेंद्र जी, सामने जो बहस की जो तथ्य मेरे सामने जो रखे गए हैं, मैंने जो देखे, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा है, जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, कि राजू जी जो ईडी के काउंसिल है उनको पूरा मौका दिया गया, और कोर्ट के का जो जजमेंट है उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि पूरा मौका दिया गया। ईडी पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये बात कोर्ट में कह रही थी कि हमारे पास नए तथ्य आ गए हैं, सबूत भी आ गए हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी इस पूरी नीति को लागू करने के लिए, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इसको देखते हुए उन्होंने फ्रेश एक अपील करी है कि हाई कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें जिस तरीके से सुनना चाहिए था लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस तरीके से नहीं सुना गया, हमारे तथ्यों को नजरअंदाज किया गया, और हमें और समय देना चाहिए इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए कोर्ट में। तो उनका मामला इस तरीके से रखा गया है कि 7 घंटे जो हमने जिरा करी उसको पॉइंट वाइज कोर्ट ने सुना नहीं, समझा नहीं, मुद्दा इस बात पे फंसा हुआ है जी। तो फैसला भी अच्छा है कि जब तक सुनवाई होती रहेगी, जैसे इतने दिन रहे और भी जेल में रहें, अगर जो इनके फैसला लेकिन एक बात देवेंद्र जी इसमें नोट करने वाली है कि ये पहला केस होगा जिसमें ऐसे बेल मिली कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और दूसरा ये लोअर कोर्ट ने जब बेल दे दी तो हाई कोर्ट में तत्काल 24 घंटे के अंदर एजेंसी पहुंच रही है कि इनको बेल ना दी जाए। तो ये पहला मामला होगा जिसमें हम लोग ऐसी चीजें देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए के विश्वदेव राय जी। तो कुल मिलाकर के अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रहेगी तब तक उन्हें बेल मिलने के चांस नहीं हैं, और सुनवाई के बाद क्या होता है ये फैसला न्यायालय पर आधारित है। रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर।
हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज यानी भूख हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। आतिशी दक्षिणी दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी रिलीज नहीं कर रही। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा कि हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। तो पानी को लेकर के भूख हड़ताल दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने किया है। यहाँ पर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि जहाँ हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखते हैं, लोगों को प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगाए जाते हैं, वहीं बीजेपी की सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, बीजेपी की सरकार इतनी क्रूर है कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी जो कि जरूरी है देना, वो नहीं दे रही है। तो लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं। चूंकि यहां पर आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी यहां पर जो भूख हड़ताल आतिशी ने किया है यहां पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आतिशी दक्षिणी दिल्ली से भोगल में भूख हड़ताल कर रही हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, पानी पानी, जब गर्मी का मौसम हो तो पानी, पशु पक्षियों के लिए पानी दिया जाता है, जगह जगह प्याऊ लगवाए जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार इतनी क्रूर है कि हरियाणा से उसको पर्याप्त पानी नहीं दे रही दिल्ली के लिए। इसमें कितनी राजनीति है और कितनी सत्यता, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी राजनीति है। आज हर चीज की राजनीति करके और सरकार पर आक्षेप लगाना। आप मुझे बताइए, पिछले 100 वर्षों से पूरी दुनिया पानी की तंगी की चेतावनियां दे रही है, उसके बावजूद भी स्थानीय नागरिक और स्थानीय सरकारें पानी की सुरक्षा की और उसको व्यवस्थित करने की कोई कार्रवाई नहीं करते और उसके बजाय दूसरे पर आरोप लगाते हैं। भाई, हरियाणा वाले अपना पानी देकर तुमको दे दो। मुझे ये बताओ, गर्मी में पानी की त्राही त्राही हो गई, अब भूख हड़ताल करने से, दूसरे पर आरोप लगाने से क्या पानी की समस्या हल हो जाएगी? तो कुल मिलाकर के पानी की समस्या का जो सही है वो था स्थानीय सरकारों द्वारा जो वेस्टेज पानी है उसका उपचार करना और उसको जमीन के भीतर भेजना। वो कोई नहीं कर रहा और दूसरे से तू पानी छोड़ और तू पानी छोड़। तो कुल मिलाकर के ये जवाबदारी प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है, वो पानी कम से कम उपयोग करे। स्थानीय सरकारों की जवाबदारी है वो पानी का उचित समन्वय करें, उचित व्यवस्था करें। और इस बार गर्मी इतनी तेज पड़ना है, इसकी चेतावनी पहले से आ रही थी। बादल थोड़ा लेट होगा, इसकी चेतावनी पहले से आ रही थी। तो इसकी चिंता क्यों नहीं की कि अगर जब ऐसा होगा और फिर दिल्ली की आबादी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है तो उसका खर्च भी होगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजों पर विचार समाज को करना। तो फिर पानी का खर्चा इतना लोग करने लगे हैं व्यक्तिगत जीवन में। मैं और आप ही देखें तो जो व्यक्तिगत जीवन में पहले आदमी कुएं पर, नदी पर जाके नहा लेता था, नदी का पानी नदी में चला जाता था, एक गगरा भर लाया, एक बाल्टी भर लाया, उससे उसका काम हो गया। तो लेट बात, अब आजकल एक वक्त लेटरिन जाओ तो एक बाल्टी पानी खर्च होता है उसमें। तो कहीं ना कहीं जो जीवन शैली अपनाई हुई है उस पर समाज को विचार करना और सरकार को दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपनी चिंता करना कि तुमसे कहाँ गलती हुई है। तो ये पानी की समस्या होगी और ये हर साल की है। नेतागिरी कर ली, भूख हड़ताल हो गई, 2 दिन बाद पानी न जाएगा तो नेतागिरी हो गई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के पानी 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 की मांग हो रही है, पानी के लिए भूख हड़ताल हो रहा है, लेकिन पानी के लिए जो आवश्यक प्रबंध करने चाहिए, स्वयं अपने संसाधन विकसित करने चाहिए, शायद वो नहीं हुआ है। और इसीलिए
ये समस्या आन खड़ी हुई है और यहाँ पर भूख हड़ताल जैसी जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, भूख हड़ताल करने की जो स्थिति आई है वो यहाँ पर आ गई है, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने राजीव गांधी चौक पर धरना दे रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, हजारों करोड़ों का घोटाला है। प्रदर्शन में भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। बघेल ने कहा है कि 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये महाघोटाला है। खरीदने वाले ने 32 लाख में खरीदकर 40 लाख में बेचा। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। ये रैकेट गुजरात से संचालित हो रहा है, बिहार और हरियाणा में चल रहा है। इसमें कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े लोग शामिल हैं, जिसे छिपाया जा रहा है। तो नीट परीक्षा, नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने राजीव गांधी चौक पर धरना दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूपेश बघेल भी यहाँ पर हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। प्रदर्शन में भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। बघेल ने कहा है कि 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये महाघोटाला है। यानी कि ये जो पेपर लीक का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे घोटाला बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। हमारे साथ हमारी संवाददाता जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत जी जिज्ञासा। ये नीट परीक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भूपेश बघेल का कहना है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये महाघोटाला है। इसे वो महाघोटाले से जोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश का अब छात्रों को लेकर सबसे बड़ा मामला हो चुका है। इसी दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, वे आज अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जो है महाधरना प्रदर्शन में उतरे हुए थे, जहां उन्होंने पेपर लीक के मामले में सीधा केंद्र सरकार पर जो है कंध कसते हुए कहा है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि करोड़ों नहीं हजारों करोड़ को यह जो है घोटाला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक का मामला है, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जब से मतलब प्रधानमंत्री है तब के लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो 70 से ज्यादा पेपर लीक जिस तरह से हुआ तो पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दर्शाता, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो मामला है यह उसी दिन क्यों आया जब लोकसभा चुनाव की रिजल्ट आए थे। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन पर भी उन्होंने कंज कसते हुए कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें नॉलेज नहीं है और वो उन्हें नॉलेज नहीं है, किसी भी शिक्षा के बारे में उन्हें पता नहीं और उन्हें शिक्षा मंत्री बना देते, ऐसा भूपेश बघेल ने कहना। और उन्होंने यह कहा है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि हजारों करोड़ों का मामला है। जी बिल्कुल, ये 1000 करोड़ का मामला बता रहे हैं। लेकिन जैसा भूपेश बघेल ने कहा है कि इसे 32 लाख में खरीद कर 40 लाख में बेचा गया, तो इतनी गहरी पैठ, इतनी गहरी जानकारी अगर जो इनके पास है तो ये साक्ष्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? देखिए, भूपेश बघेल ने आज मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है, उन्होंने कि जिस तरह का मामला नजर आता है ये पेपर लीक नहीं बल्कि करोड़ों जो लेन देन का मामला, उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा है कि ये छात्रों के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी समर्पित नहीं है बल्कि लेन देन के मामले में ज्यादा समर्पित है। उन्होंने यह भी आगे कहा है कि जिस तरह की मामला सामने आ रहे हैं, छात्रों के भविष्य को जो है पूरी तरह से बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं जिज्ञासा, ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब इन्होंने ये आरोप लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कोई साक्ष्य भी दिए हैं कि 32 करोड़ में खरीदा गया और 32 लाख में खरीदा गया और 40 लाख में बेचा गया? इसके कुछ साक्ष्य भी दिए हैं या सिर्फ हवा हवाई? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कोई साक्ष्य नहीं दिया, वो केवल बात ही करे। लेकिन
इस तरह उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इसे लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि चंदा लो और धंधा करो, इस मामले पर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मीडिया के सामने, उन्होंने ऐसी जानकारी दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा इस तमाम जानकारी के लिए। हमें भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा कि इतने बड़े मामले का खुलासा करेंगे पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ पर तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे महाघोटाले से जोड़ दिया है और इसके लिए वो साक्ष्य भी देंगे अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी। तो हमें भी इंतजार रहेगा। इस पर तमाम जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता जिज्ञासा। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।